नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो सीधा हमारी प्लेट से शुरू होता है और देश के लहलहाते खेतों तक जाता है। जी हाँ, आज बात होगी भारत की खेतीबाड़ी यानी इंडियन एग्रीकल्चर की। तो आइए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया में हर 3 में से 2 लोग, जी हाँ, 2 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती या उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं। ये हमारे देश की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर ये सवाल तो बनता ही है कि जो खाना रोज हमारी प्लेट में होता है वो आखिर आता कहाँ से है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। तो पहला सेक्शन है भारत, एक कृषि प्रधान देश। हम सबने बचपन से ये लाइन सुनी है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम फसल उगाते हैं। इसका मतलब है कि खेती बाड़ी हमारे देश की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। यही हमें अनाज देती है, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जैसे कपास देती है और चाय कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स भी देती है, जिनको हम बाहर भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि फार्मिंग बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हर जगह खेती एक ही तरह से की जाती है? बिल्कुल नहीं। अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से फार्मिंग के अंदाज भी अलग-अलग होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। फार्मिंग का गोल क्या है, इसके बेसिस पर हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका सीधा सा मतलब है बस इतना उगाना कि अपना और अपने परिवार का पेट भर जाए। और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग, जिसका मकसद है फसल को मार्केट में बेचना और पैसा कमाना। सिंपल। सब्सटेंस फार्मिंग का ही एक बहुत पुराना और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कुछ जगहों पर इसे जूमिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसान पहले जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा साफ करते हैं, वहां खेती करते हैं, और जब उस जमीन की उर्वरता या फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे पुरानी जमीन को नेचर अपने आप हील करने का टाइम दे देती है। देखिए, खेती सिर्फ तरीकों पर ही नहीं, मौसम पर भी बहुत डिपेंड करती है। जैसे हमारे यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम होते हैं, ठीक वैसे ही फसलों के भी अपने अपने सीजन्स होते हैं। और यही है हमारा अगला सेक्शन, फसलों का मौसम। अब ये टेबल इसको तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। पहला राबी, जिसकी बुआई सर्दियों में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इसमें आते हैं गेहूं, जौ, चना। दूसरा खरीफ, जो मानसून आते ही शुरू हो जाता है। इसमें चावल, मक्का, कपास जैसी फसलें उगती हैं। और तीसरा है ज़ैद, जो गर्मियों का एक छोटा सा सीजन है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी रबी का नाम आए तो सर्दियों के बारे में सोचिए। और सर्दियों की सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है? बिल्कुल सही, गेहूं। तो सर्दी की फसल मतलब रबी और रबी की मेन फसल मतलब गेहूं। इजी। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। खरीफ का सीधा कनेक्शन है मॉनसून की बारिश से, और इंडिया में मॉनसून की बारिश का मतलब है धान यानी चावल की खेती। तो मॉनसून की फसल यानी खरीफ, और खरीफ की सुपरहिट फसल है चावल। और फिर आता है जायद सीजन। इसे आप रबी और खरीफ के बीच का एक छोटा सा बोनस पीरियड समझ सकते हैं। इस मौसम में तरबूज, खरबूजा और खीरा जैसी पानी से भरी फसलें उगाई जाती हैं, जो गर्मियों में सबको पसंद आती है। अब जब हम सीजन समझ गए हैं, तो चलिए इंडिया की कुछ ऐसी सुपरहिट फसलों से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। तो पेश है सेक्शन 4, इंडिया की सुपरहिट फसलें। क्या आपको ये बात पता है, इंडिया चाइना के बाद पूरी दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चावल दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी का पेट भरता है। और जब दालों की बात आती है, तब तो इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं। हम दुनिया में दालों के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हैं और सबसे बड़े कंज्यूमर भी। दालें हम सब के लिए, खासकर वेजिटेरियन डाइट में, प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स हैं। खाने की बात हो गई, अब थोड़ा पीने की बात करते हैं। हम दुनिया को 2 बेहतरीन चीजें देते हैं, चाय और कॉफी। असम और दार्जिलिंग की चाय तो पूरे दुनिया में फेमस है, और कर्नाटका में उगने वाली अरेबिका वैरायटी की कॉफी अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लेकिन इंडिया में खेती हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज़ादी के बाद से इसमें, आप कह सकते हैं, ज़मीन आसमान के बदलाव आए हैं।
आइए इन्हीं बदलावों की लहर को देखते हैं अपने आखिरी सेक्शन में। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1950s में सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म करने पर जोर दिया गया। फिर 1960s और 70s में आई ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, जिन्होंने गेहूं और दूध के प्रोडक्शन में जैसे एक क्रांति ही ला दी। फिर 80s और 90s में किसानों की हेल्प के लिए ग्रामीण बैंक्स, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा जैसी स्कीम्स शुरू की गईं। पर इन सब सरकारी बदलावों के बीच एक ऐसी क्रांति भी हुई जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा। ये था विनोबा भावे का भूदान ग्रामदान आंदोलन। इसमें बड़े जमींदारों ने अपनी मर्जी से अपनी जमीन उन किसानों को दान कर दी जिनके पास जमीन नहीं थी। इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति या ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया। तो हमने इंडियन एग्रीकल्चर का पास्ट और प्रेजेंट तो समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है कि फ्यूचर कैसा होगा। आने वाले टाइम में इंडियन फार्मिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? पानी की कमी, क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ और? इस सवाल पर सोचना सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत